नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी के यूट्यूब चैनल पर। आज के इस सत्र में जो आज की सबसे बड़ी खबर है वो है भारत में हीट वेव। हीट वेव को ग्रीष्म लहर भी कहते हैं। किस तरीके से इसका प्रभाव भारत में वर्ष दर वर्ष बढ़ता जा रहा है उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। सत्र को शुरू करने से पहले सबसे महत्वपूर्ण सूचना, आपको पता है कि टारगेट प्रीलिम्स 2022 से जुड़ी हुई हमारी भारतीय राज्य व्यवस्था के ऊपर जो सीरीज चल रही है उसका चौथा वीडियो कल यानी कि 30 अप्रैल को प्रातःकाल 10 बजे से आपके YouTube चैनल पर लाइव प्रसारित होगा। तो प्लीज उस क्लास को जरूर देखें और उसका पूरा फायदा उठाएं। एक और महत्वपूर्ण सूचना, अगर आप बायजूस आईएएस के साथ जुड़ना चाहते हैं और अपनी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी को उसके सकारात्मक परिणाम तक ले जाना चाहते हैं तो आपके सामने एक सुनहरा मौका है। राष्ट्रीय छात्रवृत्ति परीक्षा आयोजित की जा रही है 1 मई 2022 को सुबह 11 बजे। तो इस परीक्षा में हिस्सा लें और बायजूस आईएएस के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को एक नया बल दें। चलिए आज हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से जो हीट वेव है, जिसको ग्रीष्म लहर भी कहते हैं, वो चर्चा में क्यों है। हाल ही के समाचार पत्रों में आपने देखा होगा कि पश्चिमी राजस्थान और महाराष्ट्र का जो विदर्भ वाला एरिया है, ठीक है, उसमें अधिकतम टेम्परेचर जो था, तापमान, वो 40 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में देखा गया। आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि महाराष्ट्र में ही जो कोंकण क्षेत्र है, जो कि तटवर्ती, अगर भारत के मैप की बात करें तो तट पे है कोंकण क्षेत्र, और इसका तापमान 40 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच देखा गया। तो यह बड़ी आश्चर्यजनक कर देने वाली बात थी कि पहली बार तटवर्ती इलाकों का जो तापमान था वो इस हद तक बढ़ गया। तो इसी को जो भारतीय मानसून विभाग है उसने इसी का नाम क्या दिया है, इसी को बोलते हैं हीट वेव या ग्रीष्म लहर। अब देखिए, बात करते हैं कि हीट वेव जिसको ग्रीष्म लहर कहते हैं वो होती क्या है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि पहली चीज तो ये जान लीजिए कि अगर केवल भारत में ही हीट वेव नहीं आती है, भारत के अलावा अगर बात करी जाए तो एशिया में और दूसरे यूरोपियन कंट्री में, अब आप कहेंगे कि यूरोपियन कंट्री तो उच्च अक्षांशों पर है, परंतु वहां पर भी जब जेट स्ट्रीम के बारे में आपने सुना होगा, तो जेट स्ट्रीम के कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि जब जेट स्ट्रीम वीक होती है और उस कारणवश यूरोप के क्षेत्र में, मैं बात कर रहा हूं फ्रांस में, जर्मनी की, स्पेन की, तो यहां पर भी आज से 2 वर्ष पूर्व आपने न्यूज सुनी होगी कि वहां पर भी जो हीट वेव थी उसका प्रकोप देखा गया था। तो हीट वेव की जो परिभाषा होती है वो हर देश अपने हिसाब से डिसाइड करता है। तो भारत की बात करें तो भारत में हमारा जो भारतीय मौसम विज्ञान का विभाग है, तो उसने हीट वेव की क्या क्या शर्तें लगा रखी हैं, क्या क्या इसकी कंडीशन हो सकती है, उसमें एक नजर डाल लेते हैं। कब किस स्थिति को हीट वेव का नाम दिया जाता है, तो किसी क्षेत्र का अधिकतम तापमान, और क्षेत्र में कौन से क्षेत्र की बात कर रहे हैं, मैदानी इलाके। मैदानी इलाके का मतलब है अगर आप भारतीय प्रायद्वीप की बात करेंगे तो मैदानी इलाकों का यदि तापमान जो है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे अधिक हो जाता है तो उसको ग्रीष्म लहर का नाम दे देते हैं, ये हीट वेव का नाम दे देते हैं। इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब मैदानी इलाकों की बात कर रहे हैं तो इसमें उत्तर का मैदान, गंगा का मैदान, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, दिल्ली, ये सारे जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं ये इसमें आ जाएंगे। हम पहाड़ी इलाकों की बात करें तो पहाड़ी इलाकों में जो तापमान है यदि वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे ऊपर चला जाता है तो उस स्थिति को हीट वेव बोल देते हैं, ठीक है। तटीय इलाकों की बात करें, महाराष्ट्र, उड़ीसा, केरला, आंध्र प्रदेश, तो यहां पर जो तटीय इलाकों का तापमान है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर चला जाता है तो उसको हीट वेव का नाम दे दिया जाता है। इन 3 परिभाषाओं को 3-4 बार आप पढ़ेंगे ना तो आसानी से वो याद हो जाएंगी। ये हमारे तथ्यात्मक ज्ञान के लिए बहुत आवश्यक है। यदि आपसे ये कथन के फॉर्म में भी पूछा जा सकता है और मेंस उत्तर में भी आप इसको लिख सकते हैं। अब देखिए, गंभीर ग्रीष्म लहर जो होती है वो क्या होती है, जब 46 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा अधिक तापमान जो है वो चला जाता है तो उसको हम लोग गंभीर ग्रीष्म लहर कहते हैं। अब यहां पर भारतीय मौसम विभाग की बात हो रही है तो ये जान लीजिए, ये जो विभाग है वो कौन से मंत्रालय में आता है, वो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज में, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यूपीएससी पूछ सकता है कि भारतीय मौसम विज्ञान कौन से मंत्रालय में आता है, तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में। तो इसके अंडर में जो भारतीय मौसम विज्ञान आता है तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पे आपको देखने को मिलेगा, वो आपको नई दिल्ली में देखने को मिलेगा। पहले इसका हेडक्वार्टर जो था वो शिमला में था, उसके बाद इसको पुणे शिफ्ट करा गया और अब वर्तमान में ये कहां पर है, नई दिल्ली में है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब देखिए, हीट वेव जो होती है या ग्रीष्म लहर जिसको कहते हैं, उसकी उत्पत्ति के क्या कारण होते हैं, वो कैसे उत्पन्न होती है, ठीक है। तो देखिए, इसको बहुत आसानी से समझिएगा, बहुत सरल शब्दों में आपको बताऊंगा। यहां पर जो आप ये डायग्राम देख रहे हो,
अभी इसमें भी समझा दूंगा मैं आपको। देखिए होता क्या है, मार्च का महीना चल रहा है, तो आपको पता है मार्च के महीने में जो सूर्य है वो विषुवत रेखा को क्रॉस करके अब भारत के ऊपर आना स्टार्ट करेगा। तो होता क्या है, पूरी पृथ्वी पर, ठीक है, ये है विषुवत रेखा, ये है हमारी कर्क रेखा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे पड़ेगी। भारत को अगर आप देखोगे तो भारत 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जो ये कर्क रेखा है, वो भारत के एकदम बीचों बीच जाती है। भारत 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर हो क्या रहा है, यहां पर ये हो रहा है कि इस समय जैसे ही सूर्य का उत्तरायण होना स्टार्ट होता है ना, तो अब उत्तरायण होना स्टार्ट होगा तो ऐसा नहीं है कि केवल यहां पर ही, जहां पर सूर्य है वहीं पर गर्मी होगी। गर्मी, जो सूर्य का तापमान होगा, वो भारत के प्रायद्वीप में भी आपको दिखेगा कि भारत का जो प्रायद्वीपीय एरिया है वो भी गर्म होना धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएगा। तो भारत का जब प्रायद्वीपीय एरिया गर्म होना स्टार्ट होगा तो इससे होगा क्या, जहां पर भी ज्यादा तापमान होता है तो वहां पर कौन सा वायु दाब होता है, निम्न वायु दाब होता है, जिसको लो प्रेशर कहते हैं, ठीक है। तो उसको शॉर्ट फॉर्म में एलपी लिख दिया गया है। तो भारत के, अगर यहां की बात करें, भारत के स्थल की, तो यहां पे कौन सा प्रेशर होगा, यहां पे होगा लो प्रेशर। बहुत ध्यान से इसको समझिएगा। भारत के भूभाग की बात करें तो यहां पर लो प्रेशर होगा। अब देखिए जहां पर भी लो प्रेशर होता है तो लो प्रेशर का मतलब है बहुत ज्यादा तापमान, तो यहां पर कोई भी वायु जो है वो रुक तो पाएगी नहीं, कोई भी वायु इसके संपर्क में आएगी तो संपर्क में आने पे गर्म हो जाएगी, और गर्म होने के बाद क्या करेगी, ऊपर उठना प्रारंभ करेगी। तो निम्न वायु दाब में कोई भी वायु जो है वो रुक नहीं पाती, वो ऊपर की तरफ जाती है। इसी को क्या बोलते हैं, वायु का आरोहण होता है। तो वायु का आरोहण हो रहा है। अब देखिए होता क्या है, तो ऊपर कौन सा प्रेशर बन रहा होगा, ऊपर बन रहा होगा उच्च वायु दाब। भारत के ऊपर वायुमंडल में उच्च वायु दाब की स्थिति बनती है। परंतु देखिए ये मौसम कौन सा है, ये मौसम है मार्च का। तो मार्च के मौसम में अब इतनी तो गर्मी होती नहीं है कि वाष्पीकरण हो सके। तो वाष्पीकरण होता नहीं है तो वायु में नमी नहीं होती है। तो नमी नहीं होती है तो यहां पर बादलों का जो निर्माण होगा ना, वो नहीं हो पाएगा। तो बादलों का निर्माण नहीं होगा तो यहां पर वर्षा नहीं हो पाएगी। ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, ठीक है। वाष्पीकरण नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि इतनी ज्यादा टेम्परेचर है नहीं। और भारत के, अगर यहां भूभाग की बात करें तो देखिए भारत में वर्षा कब होती है, जब जून के महीने में जो भारत में मानसून आता है, दक्षिण पश्चिम मानसून। तो दक्षिण पश्चिम मानसून की जो बंगाल की खाड़ी की शाखा या अरब सागर की शाखा की बात करें तो यहां पर इतना बड़ा जल निकाय हमको वाटर बॉडी मिल जाती है। तो अगर ये गर्म होता है तो इससे वाष्पीकरण बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, ठीक है। ये दोनों चीजें गर्म होंगी क्योंकि यहां पे बहुत ज्यादा जल है। मगर यहां की बात करें तो यहां पे इतना जल, कोई इतनी बड़ी जल का निकाय या वाटर बॉडी है नहीं, ठीक है। तो ये चीज समझ में आई। तो यहां से जो वायु ऊपर उठ के जा रही है वो एकदम कैसी है, वो एकदम ड्राई वायु है, जिसको बोलते हैं ना शुष्क वायु है। अब ऊपर बन रहा है हाई प्रेशर, तो हाई प्रेशर के चलते होता क्या है, यहां पर जो वायु इकट्ठा होती है, अब हमको पता है वायु जो है वो कहां से, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है। तो यहां पर वायु इकट्ठा होती रहेगी और यहां पर चल रही है क्या, जेट स्ट्रीम। एक जेट स्ट्रीम जो है चलती है। पृथ्वी पर 4 जेट स्ट्रीमें होती हैं, जिसमें से ये 4 जेट स्ट्रीमें हमेशा रहती हैं, है ना, ये हमेशा रहेंगी। तो यहां पृथ्वी, भारत के ऊपर जो जेट स्ट्रीम चल रही है उसी को बोलते हैं उपोष्ण कटिबंधीय जेट स्ट्रीम। तो अब ये जेट स्ट्रीम क्या करती है, इस गर्म वायु को यहां पर रोक लेगी, यहां पर इस वायु को रोक लेगी। और वायु को रोकने के बाद वायु से वापस कहेगी कि आप वापस से नीचे जाओ। क्यों, क्योंकि वायु की दिशा क्या होनी चाहिए, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब। तो वायु, यही वायु उतर के नीचे आएगी। और नीचे क्या है, नीचे है लो प्रेशर, तो यहां पे वायु फिर नहीं रुक पाएगी, फिर यहां से ऊपर जाएगी। तो यहां पे एक टाइप का लूप बनने लगता है, एक चक्रीय जो साइकिल है वो बनने लगती है। तो यहां पर ये जो डोम देख रहे हो ना, मैं फिर से आपको दिखा देता हूं साफ करके। यहां पर देखिए इस वाले डायग्राम में जो ये सर्किल आपको दिख रहा है, तो ये एक प्रकार का क्या बनने लगा, ये एक प्रकार का गुंबद बन गया है। तो इस गुंबद का मतलब होता है कि अब जो वायु है वो इसी के अंदर घूमती रहेगी, बाहर नहीं निकल पाएगी। और ये वायु कैसी है, ये शुष्क वायु है ना, किसी भी प्रकार की नमी नहीं है। नमी नहीं है तो बादल जो है वो बन नहीं पाएंगे, तो वर्षा जो है हो नहीं पाएगी और तापमान बढ़ता रहेगा। तापमान बढ़ता रहेगा तो ये जो वायु है ये कैसी होती जाएगी, ये और गर्म होती जाएगी। और इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, इसी को हम लोग बोल देते हैं हीट वेव। ये चीज समझ में आई सबको, बहुत आसान शब्दों में मैंने आपको इसका जो प्रक्रम था वो बता दिया। अब देखिए हीट जो वेव्स होती हैं तो उनका क्या प्रभाव पड़ता है हमारे शरीर में अगर हम इसके संपर्क में आते हैं। तो सबसे पहली चीज तो आपको ये बहुत बेसिक सी चीज है कि जो तापमान है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, अत्यधिक पसीना आना शुरू हो जाएगा।
अब देखिए अत्यधिक पसीना आ रहा है, तो पसीना क्या कर रहा है, हमारे शरीर के अंदर का जो जल है वो क्या कर रहा है, बाहर निष्कासित कर दे रहा है। तो बाहर निष्कासित कर दे रहा है तो हमारे शरीर में जल की कमी हो जा रही है, तो पानी की कमी भी किसका परिणाम होती है, हीट वेव का। जल निष्कासित हो जाएगा तो हमें हमारा शरीर जो है वो क्या है, बहुत थकान फील होने लगेगी, हमको टायर्डनेस फील होने लगेगी। तभी हम लोग यहाँ पे बोला जाता है कि जो ORS है, ठीक है, इसको पीते रहना चाहिए, या आप नींबू पानी है घर में या जो भी लवण युक्त पानी है उसको ज्यादा से ज्यादा पिए, है ना। जितना मैक्सिमम पानी पी सकते हैं यहाँ पे पीजिए। कमजोरी आने के चांसेस होते हैं क्योंकि थकान आती है, चक्कर आने के चांसेस होते हैं। और यहीं पर अगर हमने जो खाना खाया होता है, जो हम भोजन करते हैं, अगर क्या है कि आपने भारी मात्रा में भोजन कर लिया है तो ये उल्टियों का भी कारण बन जाता है। इसलिए दोपहर के टाइम पे या सवेरे के टाइम पे हल्का भोजन करना चाहिए। लू लगने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, ठीक है। वनाग्नि यानी कि जो हमारे जंगल होते हैं, ये क्या कर रहा है अभी, हीट वेव, एक तो तापमान वैसे ही बढ़ा हुआ है, अब जब वायु चलती है तो पेड़ जो हैं आपस में क्या होते हैं, टकराते हैं। पेड़ आपस में टकराएंगे तो क्या होगा, घर्षण होगा, घर्षण से वहां पर आग लगने की संभावना बन जाती है, ठीक है। ये हमारी फसलों के लिए भी अच्छा नहीं होता है। बात करी जाए अब इतना ज्यादा जब तापमान होता है ना, तो काम करने में भी मन जो है लगता नहीं है। मन की क्या बात करें, क्योंकि थकान होने लगेगी, कमजोरी होने लगेगी, चक्कर आने लगेंगे। तो जो श्रमिक होते हैं, जो मजदूर होते हैं, वो काम कर नहीं पाते हैं। काम नहीं कर पाते हैं तो जो कंपनियों की, उद्योगों की जो उत्पादन क्षमता होती है वो क्या होती है, वो गिर सकती है, ठीक है। उत्पादकता में कमी आ सकती है। ऊर्जा मांग में वृद्धि का मतलब है, देखिए जितनी ज्यादा गर्मी पड़ेगी तो हर व्यक्ति चाहता है किसमें रहना, एयर कंडीशनर में रहना, कूलर चलाएगा वो, ठीक है। और बात करी जाए जो पंखे हैं वो तो चलेंगे ही चलेंगे, तो इन सब में जो है बिजली ज्यादा खर्चा होती है, तो इसलिए जो ऊर्जा है उसकी मांग में भी क्या होगी, लगातार वृद्धि आती रहेगी। अब इससे कुछ बचने के उपाय देख लेते हैं। सबसे पहला उपाय, बेसिक उपाय तो यही होता है कि देखिए दोपहर के 12 से 3 बजे के बीच में अगर कोई जरूरी आवश्यक, बहुत ही ज्यादा इमरजेंसी नहीं हो तो घर के अंदर ही रहना चाहिए। मैंने जैसे आपको बताया जो डिहाइड्रेशन हो जाता है तो उसमें क्या है, पानी पीते रहना चाहिए, ठीक है। जितने ज्यादा वन हम लोग लगा सकते हैं उतना अच्छा है, ठीक है। जो भी, अब देखिए जो विद्यालय होते हैं या स्कूल कॉलेजेस होते हैं तो इनको ऐसा आदेश दिया जाता है, जैसे आपके जिले में जो भी डीएम होते होंगे तो वो आदेश निकाल देते हैं कि भाई अपना काम जो जल्दी सुबह कर लिया जाए, है ना। मैक्सिमम जो स्कूल हैं उनको 7 बजे से खोल के 12 बजे तक बंद कर देना चाहिए। जो विभिन्न विभिन्न घंटे होते हैं तो उसमें जो सार्वजनिक यातायात है, अब मान लीजिए 12 बजे से लेकर और 4 बजे शाम तक ऐसा नियम निकाल दें कि इतने बजे का जो पब्लिक का ट्रांसपोर्ट होता है, चाहे वो बस की बात करें, टैक्सी की बात करें, तो वो सब क्या हो जाए, वो सब उतने टाइम के लिए बंद रहें। जब वो बंद रहेंगे तो लोग अपने आप ही घर से बाहर नहीं निकलेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि ग्रीष्म लहर के लिए लोगों में जागरूकता फैलानी चाहिए। जैसे कि कहीं किसी चौराहे पर या कहीं पे किसी भी विद्यालयों की बात करें या ऑफिसेस की बात करें तो वहां पर लोगों को इसके बारे में जागरूक करना चाहिए कि भाई आपका खान पान कैसा रखना है, ठीक है। पानी जो पीना है वो मतलब ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पीना है। जो नींबू युक्त पानी है या ORS का जो घोल है उसको अपने साथ हमेशा रखें। तो इस तरीके की जागरूकता सरकार को फैलानी चाहिए। हम इसमें भारत सरकार की पहल की बात करें तो हमको पता होना चाहिए कि 2016 में जो हमारा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन आयोग है तो उसने सबसे पहला दिशा निर्देश जारी करा था हीट वेव को लेके। उसका नाम क्या था, हीट वेव की रोकथाम और प्रबंधन, ठीक है। इसमें इन्होंने सारी चीजें बताई थी, क्या क्या चीजें, काम के घंटे डिसाइड कराए गए थे, पेयजल के कियोस्क का मतलब होता है कई जगह पर रोड्स में, कहीं भीड़ भाड़ वाली जगह में, पब्लिक जहां पर बहुत ज्यादा इकट्ठा होती है तो वहां पर ऐसी छोटे छोटे से मशीन लगाई जाएंगी, पीने के पानी वाली मशीन, पीने का पानी जहां पर मिलेगा तो वो उनका निर्माण करा जाए। पानी की जो आपूर्ति है वो रुकनी नहीं चाहिए। कुछ आश्रय गृहों का निर्माण करा जाए कि मान लीजिए जैसे बस स्टैंड होता है या फिर कहीं पर भी टैक्सी स्टैंड होता है तो वहां पर इस तरीके के आश्रय घर घर बनाने चाहिए। स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी होनी चाहिए। अगर मान लीजिए हीट वेव से कोई व्यक्ति जो है उससे ग्रस्त हो जाता है तो अभी उसके लिए अब उस दौरान, यानी कि अगर बात करी जाए मार्च से लेकर अप्रैल, मई और जून तक, ये 3 महीने सरकार को अपनी जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उस पर अवसंरचना का विकास करना चाहिए कि जितने हीट वेव से ग्रसित रोगी आएंगे तो उनके इलाज के लिए अच्छा खासा सरकार के पास दवाइयां हो, सही मात्रा में उनके पास जो अवसंरचना हो, बेड हो, निकटतम जो आंगनवाड़ी केंद्र हैं उसमें ORS पैकेट का वितरण होना चाहिए। इतने ORS पैकेट होने चाहिए। और केवल आंगनवाड़ी केंद्रों में ही नहीं, यहां तक कि जो ऑफिस होते हैं या स्कूल्स होते हैं, कॉलेज होते हैं, तो वहां पर भी इन पैकेटों की उपलब्धता सरकार को पहुंचानी चाहिए। देखिए अब इसमें आगे की राह में आप उसमें लिख सकते हैं कि इसमें आप ये चीज लिखेंगे कि पेरिस एग्रीमेंट की बात जरूर लिखिए। अब ग्लोबल वार्मिंग को अगर हम लोग इसको नियंत्रित कर पाए तो पर्यावरण से जुड़ी हर एक चीज, चाहे वो अल नीनो का
अचानक से आ जाना या लालीना का हो जाना, है ना, एमजेओ का हो जाना, है ना। तो ये जितनी भी पर्यावरणीय संबंधित ये परिघटनाएं होती हैं जिन पे मानव का कोई कंट्रोल नहीं है, कम से कम हम ग्लोबल वार्मिंग को रोक के 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड का जो पृथ्वी का औसत तापमान है उस पे रख के ये सारी जो मौसम की परिघटनाएं हैं इनको अपने समय पर ही होने का प्रयास हम लोग कर सकते हैं। ठीक है। जो भी वैश्विक ऊष्मन से गर्मी होती है, ठीक है, उसको रोका जा सकता है। और इसमें केवल एक व्यक्ति या एक देश जिम्मेदार नहीं है, उस वो उत्तरदायी नहीं है। इसमें जितनी राष्ट्रीय सरकारें हैं, जितने देश हैं, उनको एक मंच पर एक साथ आना चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय जो भी सहयोग है उसके साथ लेकर और ऐसे नियम और कानून बनाने चाहिए। और केवल नियम कानून बनाने से नहीं होगा, उनको अमल में भी लाना चाहिए। तो ये सारी चीजें जब होंगी तब जाके हमारा जो वैश्विक ऊष्मन है वो कम हो पाएगा और जो मौसम संबंधी घटनाएं जो अचानक से घटित होने लग जाती हैं, जिस पर हमारा कोई नियंत्रण भी नहीं रहता है, उस पर भी हम लोग थोड़ा सा अंकुश लगा पाएंगे। तो ये था आज के सत्र में हीट वेव के बारे में। मैं आशा करता हूं कि आपको सरल शब्दों में मैंने जो समझाने की कोशिश करी है तो वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसको लाइक करिएगा, अपने मित्रों के साथ जो भी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इसको शेयर करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले सत्र में बहुत जल्द। तब तक आप पढ़ाई करते रहिए और स्वस्थ रहिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए। ओके, धन्यवाद।